सीडीपी यानी बाल विकास से प्रश्न। आज के प्रश्न जो 800 प्लस प्रश्न हैं उन सभी टीचिंग एग्जाम के लिए हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, एमपी टेट हो या रीट हो। जितने भी भारत में टेट एग्जाम होते हैं, केबीएस हो, उन सभी में जो प्रश्न बाल विकास से पूछे जाते हैं, चाहे वो समावेशी शिक्षा हो, आरटी एक्ट हो या बाल विकास का इतिहास हो, जितने भी बाल विकास में टॉपिक्स होते हैं उन सभी टॉपिक से आज के प्रश्न लिए गए हैं। 800 प्लस प्रश्न हैं, तो आप सभी लोग जल्दी से आ जाएं और फिर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो सभी लोग जल्दी से पधारें। देखिए, पहला प्रश्न है कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार, जो आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। जो आरटी एक्ट शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था, उसके अकॉर्डिंग शिक्षकों को प्रत्येक सप्ताह में 45 घंटे कार्य करना होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता है वो है 14 से 18 वर्ष के जो आयु के बच्चे होते हैं उनको शिक्षा। 14 से 18 वर्ष की उन लोगों के लिए होती है जो दिव्यांग हैं, दृष्टिबाधित हैं, अधिगम अक्षमता से जूझ रहे हैं, उन लोगों के लिए होती है 14 से 18 वर्ष आयु। अगला प्रश्न, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी, डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। सी को डी और डी को सी पढ़े तो वह डिसलेक्सिया से पीड़ित है। किससे? डिसलेक्सिया से। अगला प्रश्न है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। क्या कहा गया? समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ है उसके अकॉर्डिंग शिक्षण होना चाहिए बच्चों में। जो गणित का कैसा होना चाहिए शिक्षण? बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास। एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? एनसीटीई का पूर्ण रूप है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। जो मानसिक मंदता होती है, मेंटलिटी रिटार्डेशन, उसके लिए अंत व्यक्तिक संबंधों की कमजोरी ये नहीं होती। अगला प्रश्न है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। जो निःशक्त बच्चे होते हैं, जो दृष्टिबाधित हैं, विकलांग हैं, उनके लिए एक शिक्षा बनी थी समावेशी शिक्षा, इसके द्वारा प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। जो बालक दूसरों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं होता है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया पठन विकार है। डिसलेक्सिया पठन विकार है। गणितीय विकार डिस्कैलकुलिया है। अगला प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले हैं, दृष्टिबाधित हैं, विकलांग हैं, अधिगम अक्षमता से जूझ रहे हैं, उनको
अन्य सामान्य बालकों के साथ शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे, कोई भी बालक बुद्धिमान है तो उसको ये देखें कि वह जैसा अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। अगला प्रश्न, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह विशेषता है। किसकी विशेषता है? जो समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता रखते हैं, वातावरण के दोषों को जानते हों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजग हों, उन लोगों के लिए यह विशेषता है सृजनशील बालकों की। अगला प्रश्न, विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा संबंधित किससे है? कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। यह कब नहीं, कम था ये। अगला प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। जो असंगठित घर से आता है, घर परिवार से आता है, उस बालक में कठिनाई होगी स्वतंत्र अध्ययन में। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सीखना चाहते। जो अनपढ़ माता पिता हैं, उनके अभिभावक अनपढ़ हैं, जिन्होंने कभी शिक्षा प्राप्त नहीं की है, उनके बच्चों को अंग्रेजी किस प्रकार सिखाएंगे? तो ये अंग्रेजी सिखाने का वो जो माध्यम है वो आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। उनकी जो मातृभाषा है, मदर टंग्स, उसके माध्यम से सिखाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, वह कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। जो बालक में रुचि नहीं है तो इसका कारण है संस्कृति और प्रशिक्षण में उसके अंदर कोई ना कोई वाय कारक प्रवेश कर चुका है। अगला प्रश्न, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। जो कमजोर वर्ग का बालक है उसका मतलब है कि ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं। अगला प्रश्न, पिछले बालक ऐसे बच्चे होते हैं जो पिछले नहीं, पिछड़े, थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच पीछे हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो। उपरोक्त सभी ऐसे बालक पिछड़े बालक होते हैं, इन्हें पिछड़े बालक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न, अलेक्सिया क्या है? तो अलेक्सिया जो पढ़ने की अक्षमता है उसे अलेक्सिया कहती है। अलेक्सिया और डिसलेक्सिया, पढ़ने की अक्षमता के दो अधिगम अक्षमताएं कौन कौन सी होती हैं? पढ़ने के लिए एलेक्सिया और डिसलेक्सिया दोनों का उपयोग किया जाता है। साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? तो साइजोइड वर्ग में प्रतिभाशाली बालक आते हैं। कैसे प्रतिभाशाली? अगला प्रश्न, विशिष्ट बालक के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालक के अंतर्गत पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, बुद्धि बालक, ये सभी प्रतिभाशाली कैसे होते हैं? विशिष्ट। ये बालक कैसे होते हैं? विशिष्ट। अगला प्रश्न, अपराधी बालक कौन है? अपराधी बालक उसे कहते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं,
असामाजिक कार्य करने वाले बालक को अपराधी बालक कहते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। जो शरीर से अक्षम होते हैं, जैसे लिखने में कमी करने वाला बालक कैसा होता है? शारीरिक रूप से अक्षम। तो इसका ऑप्शन क्या है? डिसग्राफिया। लिखने से संबंधित क्या है? डिसग्राफिया। प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या है? जो अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, उनको प्रतिभाशाली विद्यार्थी कहते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो किससे ग्रस्त है? वह साब और वाज एवं अनक्लियर और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। वह बालक है, एक बच्चा है जो डिसलेक्सिया से पीड़ित है। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। एक शिक्षिका है, उसकी कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। अगला प्रश्न, किसके कारण प्रतिभाशीलता होती है? जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उनमें कौन से गुण पाए जाते हैं जिनके कारण प्रतिभाशालिता होती है? तो उनमें दो ही गुण हैं, आनुवंशिकता रचना, जो आनुवंशिक रचना होती है, और वातावरण अभिप्रेरणा। बी और सी दोनों कारण हैं प्रतिभाशाली होने के। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अगला प्रश्न, गतिक कौशलों में अधिगम में निरुक्तता क्या कहलाती है? जो गतिक कौशल होते हैं, उनमें अधिगम निरुक्तता डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। अगला प्रश्न, अधिगम निरुक्तता क्या है? तो अधिगम निरुक्तता एक चर अवस्था है। कैसी अवस्था है? चर अवस्था। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मूल रचना अधिक उपयुक्त है? जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए कौन सी मूल रचना उपयुक्त होती है? उनको सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग। अगला प्रश्न, अधिगम की योग्यता का लक्षण है। अधिगम की योग्यता का लक्षण क्या है? अवधान एकाग्रता संबंधी बाधा विकार, इसको कहते हैं अधिगम की योग्यता। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप प्रदर्शित करता है? कौन सा है जो मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप प्रदर्शित करता है? तो पूर्ण अभिव्यक्ति, संगति,
करण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसी समान अर्थ में किया है? तो गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता किस में किया है? सृजनात्मकता में अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा युग की रक्षा यंत्र तंत्र कैसे में सबसे संतोषजनक होगी? सबसे संतोषजनक होगी अति कल्पना। अगला प्रश्न, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार बेस की। अगला प्रश्न, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पूर्वजों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करें? तो उसे समझाएंगे खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। जी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये आंसर इसका नहीं है। आंसर इसका है उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। तो बी इसका राइट आंसर है, आप लोग इसका ध्यान रखें, बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो उसे करना चाहिए विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनकी समकक्षाओं से अलग करना चाहिए। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पारस्परिक चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, उसको कहते हैं सृजनात्मक शिक्षार्थी। अगला प्रश्न है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ विकास, शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। यह कथन पूर्ण तरीके से सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना क्या है? निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना नियमित विद्यालयों में होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्या नहीं है? सृजनशील में मौलिकता, धारा प्रवाहिता, लचीलापन ये तो होते हैं लेकिन अनुशासन नहीं होता।
अगला प्रश्न, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? जो सुन नहीं सकते, जो बालक सुन नहीं सकते, उन लोगों के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करना चाहिए, इशारे देकर। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें कौन सा जो गुण होता है वो नहीं होता है। उनके अंदर जो गुण है दूसरों के साथ झगड़ना लड़ना ये नहीं होना चाहिए। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से क्या होती है? सृजनात्मकता मुख्य रूप से एक अपसारी चिंतन है। कैसा? अपसारी चिंतन, क्रिएटिविटी। अगला प्रश्न है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित सारथी को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो उसमें क्या होता है कि समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। इसका यही मतलब है कि जब एक शिक्षिका है वो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उनको सामूहिक रूप में, और जो अक्षमता नहीं है जिनके अंदर, जिन बालकों में, उनको सभी को, पिछड़े बालक, सामान्य बालक, दृष्टिबाधित बालक, सभी को सामूहिक गतिविधियां कराती है। तो इसका यही मतलब है कि समावेशी शिक्षा की भावना जागृत है उसके अंदर और वह पालन कर रही है। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि इससे क्या होता है, इससे होता है कि इंद्रियों का जो उपयोग है वो खाने सर तक होता है। क्या होता है, शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग कर रही है क्योंकि इससे इंद्रियां हैं वो अधिक विकसित होती हैं। अगला प्रश्न, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य का सामना करते हैं? श्रवण ह्रास से जो ग्रसित बच्चे हैं उनको मुख्य नैराश्य की सामना किसका करना पड़ता है? उनको करना पड़ता है दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। अगला प्रश्न, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या है? तो डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या है।
अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को सभी विकसित कर पाएं जब क्या होना चाहिए? उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को सभी जगह विकसित कर पाएं, क्योंकि उनको क्या करना चाहिए कि अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। बार बार उनकी परीक्षा होगी, उन्हें अन्य विद्यार्थियों में अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। अगला प्रश्न, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, उन्हें विकलांग व्यक्तियों की, कौन सी विकलांग व्यक्ति कहे जाते हैं? वो लोग जिन्होंने विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टि बाधिता की समस्या सूचित नहीं करता है? जो बालक दृष्टि बाधित हैं उनको सूचित नहीं करता है, तो ऐसे बालक दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या करते हैं, उनको नहीं सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न, वाक बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है, उनको किस पर किया जा सकता है? कि कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। प्रतिभाशाली बालक है, जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी क्या विशेषता है? तो उनकी एक विशेषता है कि तीव्र और आसानी से सीखते हैं प्रतिभाशाली बालक। मंद अधिगमकर्ता की, जो मंद अधिगमकर्ता उनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, कहे जाते हैं पिछड़े बालक। ऐसे बालक क्या होते हैं? बैकवर्ड, पिछड़े बालक। अगला प्रश्न है कि दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। जो बालक दृष्टि दोष से युक्त हैं, दृष्टि दोष यानी दिख नहीं रहा है, तो उन लोगों के लिए त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, जैसे ब्रेल लिपि का उपयोग करना चाहिए। तो उसी ब्रेल लिपि एक आकृति पर आधारित बनी हुई है, इसलिए इसका बी आंसर है त्रिआयामी आकृतियों की स्पर्श द्वारा। अगला प्रश्न है, कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। जो बालक हैं, बालिकाएं हैं जो कम गति से सीख रहे हैं, उनकी क्या विशेषता है? कि उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उसकी ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, ऐसी अधिगम अक्षमताएं होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्षमता केवल जन्मजात होती है? मूक, बधिर, ये जन्मजात होती है। निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? सुनने या ध्वनि से संबंधित डेसिबल होता है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है मूक बधिर, यानी जो बोल नहीं सकते उन लोगों के लिए कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है, मूक बधिर, मूक बधिर।
अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं? तो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावता अच्छा निष्पादन करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन संगठन का अर्थ है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रॉन्स करना। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक्टिविटी सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रतिभाशाली लोगों के लिए, जो प्रतिभाशाली बालक बालिका हैं, उन सभी के लिए दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना दर्शाता है प्रतिभाशालीता। अगला प्रश्न, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था कौन सी है? शल्य चिकित्सक, सर्जन। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कैसे होते हैं? जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं वो अपसारी चिंतक होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मितव्यता सृजनात्मक से संबंधित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतीप अवरोध क्या है? अवरोध यानी भूलने का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को भी दर्शाते हैं सिवाय किसके? संबंध के। भगनाशा, निराशा, तनाव, चिंता, इनसे किसी से नहीं, केवल संबंधों से दर्शाते। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन ड्राइवर का है। किसका? जेम्स ड्राइवर नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उनने यह कथन दिया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना ये नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। भाषा के लिए एक भाषा निहित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ कहते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? रटन को महत्व प्रदान न करना, ये तो है। पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना,
ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सिर्फ सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला प्रश्न, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 निम्न में से किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, आर्थिक रूप से जो पिछड़े बालक बालिका हैं उनसे संबंधित है अनुच्छेद 41 और 46। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। समावेशी दिशा क्या है? तो समावेशी दिशा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। एक समावेशी विद्यालय होता है जिसमें शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। ये उपरोक्त सभी करने होंगे। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किस सूचीबद्ध किया गया? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है कि ज्ञान स्थायी और दिया जाता है, ज्ञान स्थायी दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। ये उपयुक्त सभी तीनों को ही
सुधारा गया और सुझाया गया है। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। अगला प्रश्न, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण नहीं पाया जाता है? अच्छी अंतर्दृष्टि, खोजपूर्ण प्रवृत्ति होती है, क्रियाशीलता, सीमित रुचियाँ, ये तो होती हैं, लेकिन अच्छी अंतर्दृष्टि ये नहीं होती। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है उचित सरकार, दाखिले उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करे। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष एक लिंग के अनुसार अधिक समझाती होती है। एक समावेशी विद्यालय के अंतर्गत, एक समावेशी विद्यालय के अंदर या जो अंतर होता है, अतिरिक्त होता है, निम्नलिखित प्रश्नों पर किस पर मनन करना चाहिए? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? ये करना चाहिए। सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिककरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करे तथा सामाजिक कौशल सीखे। अगला प्रश्न है, भाषा और अवबोध से संबंध विकार है भाषाघात। क्या है? भाषाघात, अफेजिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावी विधि हो सकती है जो आपकी अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके? आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? पर अभिघातज तनाव। विद्यालय में समावेशन मुक्त केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के लिए। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बात नहीं करता है? अंतर्दृष्टि। अगला प्रश्न, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाहूल स्मृति का ह्रास से संबंधित है डिसलेक्सिया। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा
निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? समावेशी शिक्षा, प्रवाह, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन, ये सभी अपसारी चिंतक हैं। कैसे? अपसारी। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सर्जन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उचित रचनात्मकता, उच्च वचन बदला। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं कि यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानकर्ताओं को पहचानने में सहायता करती हैं। अगला प्रश्न, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से। अगला प्रश्न है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। विकृति लिखावट से संबंधित जो योग्यता में कमी है वो ये दर्शाती है कि बालक डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। अगला प्रश्न, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वह लाभान्वित बच्चों को दबाव नहीं और उन्हें निशाना दिखाए। अगला प्रश्न, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार को निपटने के सर्वाधिक उपयोगी है? तो एकाग्रता ह्रास अक्रियाशील विकास कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? पर्यावरण। रैन जूली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते। तीव्रवृत्ति। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थियों में बदलाव आता है। धारा प्रभावी रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलट करने में कठिनाई।
एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से लाए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं जोड़ी बातें झलकती हैं। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ पाने का प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय को ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम है। तो बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं और देना चाहिए। अगला प्रश्न, अधिगम अशक्तता वाले बालक होते हैं वो बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वह सुनिश्चित करना कि जो शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? शिक्षक की योग्यता। ये बोलने का कारण नहीं है कि शिक्षक की योग्यता हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में बोलने वाली चर्चा में शामिल करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों के अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? बी को डी, बाज को सा, 21 को 12 लिखना। अगला प्रश्न, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है वह विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि यह बच्चे को उस स्थान पर बिठाए जहाँ से वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है।
कक्षा काश के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण कौशल अपनाकर अधिगम नियोग्यता वाले बच्चे कैसे होते हैं? तो अधिगम नियोग्यता वाले जो बच्चे होते हैं वो अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, तो उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त हो। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? तो विद्यार्थियों को एकांकी और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना ये नहीं करता। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ने सीखने को समृद्ध बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो सीखने का प्रभाव नियम से संबंधित है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे में अंतर्क्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? इस उद्देश्य के साथ है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षार्थियों का आत्मनियमन, अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने की योग्यता। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? व्यवहार का अध्ययन सीखना। सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने के शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं
बनाना चाहिए। शैक्षिक संस्थान की ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने दिया है। जो सीडीपी की सीरीज चल रही है वो 800 प्लस प्रश्नों की है, जिसमें आज ये 200 प्रश्न कराए जाएंगे आज की क्लास में। अधिगम के प्रश्न में अभिप्रेरणा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। बचपन से सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए अग्र सक्रिय। बच्चा किस प्रकार सीखता है? तो बच्चा कई प्रकार से सीखता है। ये हॉवर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार है कि बहुबुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं? बुद्धियाँ अनेकों प्रकार की होती हैं। कई प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। निम्न में सर्वोत्तम कौन सा एक अच्छा अध्यापक है जो विद्यार्थियों को सरदा सीखने के लिए प्रेरित करता है? वह सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये सर्वोत्तम है अध्यापक की दृष्टि में। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में इनमें से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखला अधिगम का। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है परिपक्वता एवं आयु। अधिगम निरोग्यता का लक्षण है अवधान संबंधी बाधा, रचनात्मक लेख का नियोजन होता है। रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। किस प्रकार? उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिखते हैं, उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, इन सभी के लिए होना चाहिए। अगला प्रश्न है सीखने के लिए कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा व उपलब्धि का अभिप्रेरणा, उत्सुकता और इच्छा शक्ति, ये सभी। अगला प्रश्न है सीखने का सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के सिद्धांत से संबंधित है व्यवहारवादी। अगला प्रश्न शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? शिक्षक जो पूछ सकते हैं
उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने के लिए नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के उचित उपकरण नहीं है? सत्र परीक्षण। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट, पैर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, किसके लिए प्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचना किया जाता है? तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे श्यामपट्ट की आदि साफ करने का काम देंगे। अगला प्रश्न, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप स्वयं मिलने के लिए जाएंगे? आप स्वयं मिलने के लिए जाएंगे। यदि किसी छात्र का माता पिता अभिभावक यदि नहीं मिलने आते हैं तो उनसे आप स्वयं जा सकते हैं मिलने के लिए। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी जिज्ञासा की गई हो। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी होने चाहिए शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है सहयोग की भावना का। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं? शिक्षण अनुदेशन। निम्न में कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? स्वलीनता। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? समृद्धीकरण कार्यक्रमों के द्वारा। आप कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं निर्देश निर्धारित कर, श्यामपट्ट का प्रयोग कर, दृष्टांत उदाहरण के द्वारा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा, ये सभी होना चाहिए। यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्या को हल कर सके। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? यह हमेशा सफल होते हैं। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें उनकी रुचि अथवा
आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन कहलाता है अभ्यस्तता। प्रशिक्षित। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया फ्रोवेल ने। पुरस्कार एवं दंड यह क्या है? पुरस्कार एवं दंड प्रतिप्रेरक हैं। ये कृत्रिम, प्रतिप का मतलब होता है कृत्रिम। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, ये सकारात्मक दंड का उदाहरण है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना निम्नलिखित में से सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव में किसी बात या विचार के लिए राजी करना। वह अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। प्रशंसा एवं दोषारोपण और प्रतिद्वंदिता। अगला प्रश्न है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। वह सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत कर रही है। अगला प्रश्न समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या सभी के साथ होना चाहिए। संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से। संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से है। किससे? आश्चर्य से। सीखने के नियम प्रतिपादित किए थॉर्नडाइक के द्वारा, जिसमें अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास, तत्परता और 3 नियम दिए थे, अभ्यास का, तत्परता का और एक और है अभ्यास, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत।
व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है? अधिगम एवं वृद्धि। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण है? सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण पियाजी महोदय के अनुसार। अधिगम का व्यावहारिक सिद्धांत कौन सा है? संबंधी प्रतिक्रिया सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत। ये सभी उपरोक्त सभी सिद्धांत अधिगम का व्यावहारिक सिद्धांत है। और ये देने वाले जो सिद्धांत इन्होंने दिए थे ये सभी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? सीखने की प्रोजेक्ट विधि बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, इन सभी के लिए है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन से हैं? निद्रा यानी नींद आना ये जन्मजात होते हैं। खेल, प्रशंसा, क्रोध ये बाह्य होते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। स्मिथ ने शिक्षण की विधि प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है शिक्षक को। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन वुडवर्थ, एक मनोवैज्ञानिक थे वुडवर्थ नामक, उन्होंने दिया था। तो सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ें। और इसी प्रकार CDP, बाल विकास, EVS सभी सब्जेक्ट की जो टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी की क्लास रखी जा रही हैं इस क्लास में। तो उन सभी क्लासों का आनंद आप लोग ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों को। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।